Okay, Ji, welcome back. And we were talking about McLean's needs theory, and he talked about need for achievement, need for power, and need for affiliation. And then we discussed different examples that how these needs can be entertained in an organizational facility. And when we are going to match high achievers with the job, what can be the method to entertain that thing? It is said in theory that achievers prefer jobs that offer, number one, personal responsibility, number two, feedback, and number three, moderate risk. Okay, so when we are designing the jobs, remember that these are the three aspects: personal responsibility, feedback, moderate risk, which we should be incorporating in the jobs. Okay, and this would give the people the sense of achievement, and that sense of achievement would satisfy their self, right? In either way, one way or the other, आप जो भी construct, जो भी variable उस context में लेकर आ रहे हो, वो चीज उनको satisfaction वो देगी. और इसी मकसद के लिए job design में मैं बार बार आपसे discuss करता हूं कि आपको job characteristic model वो use करना है, जिसमें कि स्किल, वैरायटी, टास्क, आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं. और इससे क्या होता है, आप साइकोलॉजिकली बूस्ट होते हो. और याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल बूस्ट है, दैट इज a compensation, that is a benefit, that is an incentive offered by the company to their employees. ओके, चूंकि हम इस तमाम पर्सपेक्टिव्स को आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड वो करती हैं. Now, moving to the next theory, which is very famous, is known as expectancy theory. And Victor Vroom is the person who came up with this expectancy theory. And expectancy theory is basically talking about three stages, three steps. The first step is effort. The second step is performance. And the third step in expectancy model is outcome. Now, one person would be willing to put the effort only when the person is expecting some level of performance. Okay? तो यहां पर जब एफर्ट परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके दरमियान एक एक्सपेक्टेंसी वो डेवलप करती है. और जो एक्सपेक्टेंसी है वो ये क्या है? दैट इज द बिलीफ दैट इफ आई ट्राई हार्ड आई कैन डू बेटर. ठीक है, तो आप सिर्फ एफर्ट तभी पुट करोगे जब आपको लगे कि यू कैन डू बेटर. लेकिन अगर आपको लगे कि कोई भी एफर्ट पुट करने का कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, तो आप ऑब्वियसली अपनी एफर्ट भी पुट वो नहीं करोगे. सो अब एफर्ट को पुट करने के लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, दे आर योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपकी सेल्फ एफिकेसी, दैट यू थिंक दैट यू कैन डू इट, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल, कि हाउ मच कंट्रोल यू हैव ऑन योर फेट, इसके ऊपर आपका बिलीफ होना, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, आपका वैल्यू सिस्टम. अब ये सब कुछ मिलकर आपके अंदर एक एफर्ट करने की जो एक ख्वाहिश है वो पैदा करेगा. और उस एफर्ट में जो आपने एफर्ट करने की जो ख्वाहिश पैदा हुई और आपने एफर्ट अपनी शो की, उससे आप अचीव जो करना चाह रहे हो वो परफॉर्मेंस है एक्सपेक्टेड लेवल की. अब परफॉर्मेंस और आउटकम के दरमियान जो हमारे पास चीज आ रही है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी. इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब यह है कि बिलीफ दैट इफ आई डू बेटर आई गेट अ बेटर रिवॉर्ड. ठीक है, तो अब आप अपनी परफॉर्मेंस को, विच इज ऑब्वियसली बेस्ड अपॉन योर एफर्ट, अब आप परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश वो करोगे. ठीक है, तो परफॉर्मेंस वुड बी द इंस्ट्रूमेंट जिससे कि यू वुड गेट द आउटकम. ये हमारे पास पूरा लिंक बनता है कि विद एफर्ट यू कैन परफॉर्म, with performance you can get the outcome, and once you get the outcome, तो वहां पर जो थर्ड एक्सप्रेशन वो लेकर आ रहा है, that is the valence, which means value of the outcome to the person versus indifference or aversion. ठीक है, कि अब जो आउटकम उसको मिली वो आउटकम डिजायरेबल भी थी कि नहीं थी. अब याद रखें कि ये तीनों फैक्टर्स, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम, वुड बी अगेन सब्जेक्टेड टू द एनवायरमेंटल सपोर्ट.
ठीक है। और एनवायरमेंटल सपोर्ट में अब विक्टर वरोम ने जो चीजें ऐड की, दे वर पीयर एंड सबऑर्डिनेट सपोर्ट, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, प्रीवियस सक्सेस एट टास्क एंड ऑब्वियसली रोल स्पेसिफिक आइडेंटिटीज। कि आपके पास इख्तियार भी हो, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस्ड और एलैबोरेटेड हो, आपको टास्क प्रॉपर्ली असाइन किए गए हो, तो ये तमाम चीजें एनवायरमेंटल सपोर्ट का रोल अदा करेंगी, जिसमें के आप एडअप करोगे अपने सेल्फ एफिकेसी के एस्पेक्ट को, अपने लोकस ऑफ कंट्रोल के पर्सपेक्टिव को, अपनी कंपिटेंसीज को, अपनी वैल्यूज को बुए कार लाओगे, और वहां से यू विल बी जनरेटिंग expectancy through effort. You'll be getting performance which is used as instrumentality, and you will be reaching to the outcome which might be the desired outcome. अब इसमें जो चीज हमें मद्देनजर रखने की है कि समटाइम्स परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन वो आपको अगर ना हो, मींस कुछ ऐसे कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स हैं, यू नो कि आउटकम डिजायरेबल नहीं होगा, यू नो कि यहां पर कोई फायदा नहीं है काम करने का, तो उस सूरत में आप अपनी एफर्ट को लूज कर जाते हो। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा वो एक इंग्लिश का मुहावरा जरूर है कि हार्ड वर्क सेल्डम गोज अनपेड, लेकिन हमेशा आपको शायद नतीजे वैसे ना मिल पाए। ओके। और एक और बात जो अब डिस्कस की जाती है इसी हवाले से, और वो ये भी है कि इट इज नॉट जस्ट द हार्ड वर्क यू शुड बी फोकसिंग अपॉन, बिकॉज हार्ड वर्क आपको एग्जॉस्ट कर देगा। ठीक है। इट इज रिकमेंडेड एंड सजेस्टेड दैट यू बेटर फोकस अपॉन स्मार्ट वर्क। ओके। इसकी एक्सप्रेशन मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, और ये बड़ा सोचकर मैं एक्सप्रेशन कोट कर रहा हूं, और एक्सप्रेशन ये है कि नेवर गिव योर 100% इन योर जॉब। ओके। ये बजाहिर एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से एक बहुत गलत बात शायद काउंट हो रही होगी, लेकिन एक इसके आइडिया को समझिएगा। व्हाट आई सेड, व्हाट आई हैव जस्ट सेड कि नेवर गिव योर 100% टू योर जॉब। उसकी वजह क्या है कि अगर आप 100% अपनी जॉब को दे दोगे और फिर जब आपसे मजीद तवक्को लगाई जाएगी, तो आई एम सॉरी, यू वुड नॉट बी एबल टू जनरेट मोर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन वट एवर यू हैव। ओके। तो अपने रिजर्व में वो कुछ कैपेबिलिटीज जरूर रखें। ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आप जॉब ठीक परफॉर्म ना करें, आई एम नॉट सेइंग कि आप हाई परफॉर्मेंस अचीव ना करें, आई एम सेइंग आप सिर्फ उतना एफर्ट पुट करें जिस एफर्ट को करने से आपका काम बतरीके एहसन वो पूरा हो जाए, लेकिन अपने आप को एग्जॉस्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है। वर्काहॉलिक, इसके लिए जो एक्सप्रेशन एक और मैं अब कोट कर रहा हूं कि वर्काहॉलिक होने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटिज्म से बीमार होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो वर्काहॉलिक क्या गलती कर रहा है? वर्काहॉलिक ये गलती कर रहा है कि वो अपनी डिवोशन, अपने काम को इस हद तक लेकर जा रहा है कि जिसके बाद सिवाय उसके पास एग्जॉस्ट होने के और कुछ भी नहीं बचेगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे फर्दर डिमांड करेगी, तो व्हाट यू कैन डू, आप कहां से लेके आओगे फर्दर एफर्ट, आप कहां से लेके आओगे फर्दर परफॉर्मेंस, जबकि यू हैव ऑलरेडी गिवन अप व्हाटएवर यू हैव। तो यू मे कम अप विद 90%, you may come up with 80%, you may come up with like whatever you feel is comfortable for you to demonstrate, और जब आपसे फर्दर डिमांड की जाए तो यू इंक्रीज फ्यू परसेंट, आपसे फर्दर डिमांड की जाए यू इंक्रीज फ्यू मोर परसेंट, तो आपके पास चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन वो मौजूद रहेगा। ओके। तो इस पर्सपेक्टिव को इस अंदाज में लेने की बजाय कि perhaps I'm stopping you from working, ये गलत होगा। What I am saying कि don't exhaust yourself, don't suffer from burnouts, don't have anxieties. Okay, try to give as much as you can but within limits. और इस बात को भी ज़हन में रखिएगा कि आपसे हर दफा मजीद बेहतर की तवक्को वो की जा रही होगी, और जब जिस भी पॉइंट पर आप मजीद बेहतर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाओगे, वहां पर आपके लिए एक स्टैग्नेशन, वहां पर आपके लिए एक स्टेटस को, वहां पे आपके लिए एक प्रोग्रेस के ऊपर फुल स्टॉप वो लग जाएगा। ओके। सो वी हैव टू बी प्लेइंग अ लिटिल टेक्निकल गेम। ओके। सो एफर्ट जो है उसको डायरेक्टली आप क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव में भी कैलकुलेट कर सकते हो और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में भी कैलकुलेट वो कर सकते हो।
अब एफर्ट इटसेल्फ को हम क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव में कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए हम वर्किंग आवर्स की बात कर सकते हैं, उसके लिए हम डेटा कवर्ड की बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्कैनिंग की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सर्टेन केपीआईज एलोकेट किए जाएंगे, आपको सर्टेन टारगेट्स दिए जा सकते हैं कि जी इतनी आपको एफर्ट, इतने आवर्स, इतना अमाउंट ऑफ एफर्ट वो आपको पुट करनी है, ठीक है। अब ये बात जब याद रखिएगा कि ह्यूमन एफर्ट कैलकुलेशन मशीन एफर्ट कैलकुलेशन से वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आप मशीन एफर्ट को आप एफिशिएंसी के जो मॉडल्स हैं, एफिशिएंसी के जो फॉर्मूलाज हैं, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन एफर्ट में सिर्फ फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती। ह्यूमन इज नॉट जस्ट अ मशीन विच इज ऑपरेटिंग फिजिकली, उसके पास बहुत सारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है। तो अब साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे पास मेजर्स होंगे दे वुड बी डिफरेंट एज वेल, राइट। सो ये एक बड़ी ना खत्म होने वाली डिस्कशन है कि जिसके बारे में हमें सेंसिटिव रहना है, बट विक्टर वरोम ने जो हमें आइडिया बेसिकली दिया वो ये आइडिया था कि आपकी जो मोटिवेशन है इट वुड बी रीच्ड only when you put the effort, only when you are able to show the performance, only when you are able to get the outcome, and then that outcome should be desirable. और अगर वो desirable outcome ना हुआ तो motivation शायद आपको वहां पर अचीव नहीं हो पाएगी। अब अभी जो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि एफिशिएंसी या एफर्ट को हमने कैसे मेजर करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर अब इस मॉडल को देखिएगा, जो हमारे पास एक मोटिवेशन की इक्वेशन आ रही है। इस मोटिवेशन इक्वेशन में हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं, ये आपका एफर्ट साइड है जिसमें टाइम का इनपुट है, एफर्ट इटसेल्फ का इनपुट है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, वर्क बिहेवियर, तो ये तमाम आपके पास इनपुट्स हैं जिनसे कि आपने परफॉर्मेंस की तरफ जाना है। सो अब परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, परफॉर्मेंस के यूनिट्स क्या हो सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करने के यूनिट्स हैं कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके, सो द परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अब इन पर्सपेक्टिव्स के बारे में हम डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मेजर एफिशिएंसी, हाउ कैन वी मेजर इफेक्टिवनेस एंड हाउ कैन वी ट्रांसलेट आवर गोल्स एंड टारगेट्स इनटू क्वांटिफाइबल एक्सप्रेशंस। So, अब हमारे पास इनपुट क्या था, टाइम, एफर्ट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज, वर्क बिहेवियर। इससे हमने परफॉर्म किया, और जब हमने परफॉर्म किया तो व्हाट कैन बी द आउटकम वी आर अचीविंग। द आउटकम्स वी आर अवेलेबल विद आर द पे, जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स, वोकेशन टाइम, जॉब सेटिस्फैक्शन, autonomy, responsibility, a feel of accomplishment, the pleasure of doing interesting work। तो ये तमाम हमारे पास डिजायरेबल आउटकम्स हैं। ओके, अब जब आप एक कंपनी के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये देखो कि क्या आपने इन तमाम आउटकम्स को, विच आर डिजायरेबल आउटकम्स, आपने एंटरटेन किया है, चाहे वो आपके इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं या आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की लिस्ट है। क्या आपने लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई किया है जिससे कि दे शुड बी रेडी and willing to provide the higher levels of performance, and they should be coming up with their maximum level of output in terms of their effort, in terms of their time and experience and skills। okay, therefore याद रखिएगा कि अक्सर औकात rather than हम effort के साथ word maximum का लगाएं, it is appreciated अगर हम effort के साथ word optimum का लगाएं। ठीक है, एज यू नो कि ऑप्टिमम वुड मीन बेस्ट पॉसिबल, बिकॉज मैक्सिमम समटाइम्स आपको एग्जॉस्ट कर देगा। यही वजह है कि बार बार इस बात को एम्फसाइज किया गया कि रादर देन वर्किंग हार्ड यू शुड बी वर्किंग स्मार्ट। ओके, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड। तो अपने आप को इस तरीके से पर ट्यून करें कि आपका स्मार्ट वर्क हो रादर देन आपका हार्ड वर्क हो। Now, moving towards the next theory, we are looking at reinforcement theory, and the reinforcement argues that behavior is a function of its consequences. Okay, behavior is a function of its consequences. अब इस equation के, इस definition के अंदर हमारे पास कुछ typical assumptions हैं। The first assumption is कि behavior is environmentally caused। कि आप जैसा आपको बिहेवियर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो बिहेवियर इज सब्जेक्टेड टू कि आपको एनवायरनमेंट कैसी दी गई। उसके बाद बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड, बिहेवियर के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है
रीइंफोर्स किया जा सकता है बिहेवियर को बाय प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि अब हम उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करें या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, वो आपके कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करने का पैरामीटर्स होंगे। एंड ऑब्वियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेड, और फिर इस बात की भी हम इंश्योर करेंगे कि जिस बिहेवियर को हमने प्रमोट और सपोर्ट किया वो बिहेवियर आपका रिपीट होना चाहिए, वो बिहेवियर आपका दोबारा डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये आपके पास 3 assumptions हैं, जिन assumptions की रोशनी में हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं कि बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप नतायज को देखकर, आप आउटकम्स को देखकर अपने बिहेवियर को टेलर, मॉडिफाई, डेमोन्स्ट्रेट वो करते हो। ठीक है, सो जो एक्सप्रेशन आप एक यूज करते हो कि एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स, ओके, सो एंड्स आर द consequences and means are the demonstrations behaviors, ठीक है। और अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी होगा कि क्या हमेशा एंड्स मीन्स को जस्टिफाई कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ओके। सो अब ये डिपेंड करेगा कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में एथिकल ग्राउंड्स की बात वो कर रहे हैं कि कहीं पर भी एथिक्स की जो वायोलेशन है वो नहीं होगी। एक और बात इस हवाले से याद रखिएगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके मूड्स को, आपके इमोशंस को वो ट्रिगर करता है, बेहतर बनाता है। आप पॉजिटिव इमोशंस एंड मूड्स के अंदर चले जाते हो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो आपके अंदर कई तरह की रेजिस्टेंसेस भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपको स्टबर्न भी बना सकता है जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्टेक्स्ट है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि इट शुड बी कंट्रोल्ड। अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा फर्दर डिटेल में लेकर चलते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में कहा जा रहा है कि गिविंग अ रिवॉर्ड और रीइंफोर्सर, ठीक है, अब इट कैन बी इन एनी शेप, increases the likelihood a behavior will be repeated because that reward or that reinforcer might be liked, might be loved, might be needed by the person, ठीक है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के कोर्स के तौर पर भी वो पिक करते हैं। एज ऑपरेंट कंडीशनिंग जो लर्निंग का एक मॉडल है, इस पे हम क्या डिस्कस करते हैं कि आप किसी चीज के हसूल के लिए या किसी चीज से बचने के लिए अपनी तमाम जुस्तजू वो करते हो, चीजों को लर्न करते हो। You try to learn something to get something or to avoid something. So therefore ये स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है कि बिहेवियर रिपीट हो सकता है अगर रीइंफोर्स किया जाए थ्रू द रिवॉर्ड। नंबर 2, ignoring behavior increases the likelihood that it will not be repeated. उसके लिए जो हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिटरेचर में, दैट इज एक्सटिंक्शन, कि आपका जो बिहेवियर है इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, व्हाई इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट? बिकॉज आप जिस काम के हसूल के लिए, जिस रीइंफोर्सर के लिए वहां पर अपना बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल पाया। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो कि बहुत अहम है हमारे लिए समझना ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में भी, और वो क्या है कि पनिशमेंट यूजुअली पुट्स एन इमीडिएट एंड टू अ बिहेवियर बट डज नॉट गारंटी इट विल स्टॉप इन द लॉन्ग रन। ठीक है, आपने एकदम से सख्ती से, आपने एकदम से पनिशमेंट से एक बिहेवियर को रोक तो दिया, लेकिन आपके पास इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बिहेवियर दोबारा होगा कि नहीं होगा। और बाज़-औक़ात ये चीज आपको बैकफायर भी कर सकती है। बाज़-औक़ात एक शख्स वो ज्यादा स्टबर्न हो सकता है, ज्यादा रिजिड हो सकता है अपनी उस फॉल्ट में, बिकॉज वो उस बात पर उसको अपनी जिद बना लेगा, वो उसको अपना ईगो का मसला भी बना सकता है। ठीक है, तो रिमेंबर कि पनिशमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत सोच समझकर यूज वो करना चाहिए। The next model we have is talking about goal setting theory. So Edwin Locke is the person who came up with this idea, and he said कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि that specific and difficult goals with self-generated feedback lead to higher performance. ठीक है, कि आपको एक ऐसा environment दिया जाए जिसमें challenging tasks असाइन किए जाएं, और वो challenge जो है itself would trigger you, itself would motivate you. Okay, लेकिन उसके बारे में याद रखिएगा कि the relationship between goals and performance will depend upon number 1 goal commitment, कि आप वो उस गोल को एग्री भी कर रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट।
ठीक है, तो अगर वांट का एलिमेंट ही उसमें नहीं है, यू डोंट वांट टू डू इट, तो ऑल्दो यू कैन डू इट, यू वुड नॉट बी एबल टू रेडी टू डू इट। ओके, तो यहां पर हम जैसे एक मॉडल के अंदर फॉलोअर रेडीनेस को भी काउंट करते हैं कि हाउ मच फॉलोअर्स आर रेडी टू डू समथिंग। इसमें उनकी एबलनेस काउंट बाद में होती है। पहला स्टेप होता है कि आइदर दे आर रेडी फॉर इट और नॉट। ठीक है, वो उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी आपके टास्क स्ट्रक्चर्स पर, कि आपने टास्क को कितना वेल सिंक्रोनाइज्ड एंड पैटर्नाइज्ड डिजाइन किया है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में, उनके दरमियान टास्क सीक्वेंस क्या है, टास्क फ्रीक्वेंसी क्या है। और दूसरी चीज इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू एडवन लॉक जो इंप्लीमेंटेशन में हमारे लिए इश्यूज आ सकते हैं, दे आर लिंक्ड विद नेशनल कल्चर एज वेल। नाउ एज यू नो कि नेशनल कल्चर में हमारे पास एक जो सबसे मशहूर मॉडल है, दैट इज मॉडल ऑफ होफस्टेड। और होफस्टेड ने कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, फेमिनिनिटी, मैस्कुलिनिटी, पावर डिस्टेंस, ठीक है, इस तरह के वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए जिनकी रोशनी में हम एक नेशनल कल्चर के पर्सपेक्टिव को स्टडी वो कर सकते हैं। अब यहां पर ये बात समझने की होगी कि अगर फर्ज करें कि आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से बिलोंग करते हो और आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय फोर्स टीम ओरिएंटेशन का सबक दिया जा रहा है, आपको ग्रुप वर्क में काम करवाया जा रहा है, तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज यहां पर जो गोल सेटिंग होगी वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बजाय ग्रुप ओरिएंटेशन के हवाले से है। इसी तरह ये एक बहुत मुश्किल पेश आई जापानीज फर्म्स को व्हेन दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन अमेरिका। ओके, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II many Japanese firms they plan to enter in the American economy. अब अमेरिका में प्लांट्स तो सेटअप हो गए, लेकिन जब वहां पर ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट को देखा गया तो दे वर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज। द रीजन बीइंग कि अमेरिकन सोसाइटी वाज बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी एंड जापानीज कल्चर वाज कलेक्टिविस्ट। अब कलेक्टिविस्ट सोसाइटी के लोग जब इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में जाकर ऑपरेट करना शुरू हुए तो दे फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, और यहां से हमारे पास नए मॉडल्स और नई थ्योरीज वो इवॉल्व हुई। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन जो वर्किंग स्टाइल था उसको हम कहते हैं थ्योरी ए, जो जापानीज वर्किंग स्टाइल था उसको हम कहते हैं थ्योरी जे। और जब जापानीज कंपनी स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन अमेरिका तो वहां पर जिस थ्योरी ने इवॉल्वमेंट हासिल की दैट वाज थ्योरी जी। ओके, और थ्योरी जी का मतलब क्या था कि जापानीज कल्चर इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव, अपने नेशनल नॉर्म्स में से हो सकता है कि कहीं वर्किंग कंडीशंस के अंदर अक्रॉस द बॉर्डर आपको बास चीजों को छोड़ना पड़े और बास चीजों को अडॉप्ट भी करना पड़े। ओके, सो एडवन लॉक का ये जो मॉडल हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एडवन लॉक के इस मॉडल में हमें गोल, कमिटमेंट, टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स, नेशनल कल्चर, इन बातों को मद्देनजर वो रखना होगा। अब वर्किंग स्टाइल्स में फॉर एग्जांपल जापानीज एनवायरनमेंट में जो डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिव है, इन अमेरिकन मॉडल में जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल है। जापानीज मॉडल में जो रिवॉर्ड एलोकेशन है वो कलेक्टिव, वो ग्रुप वर्क का रिवॉर्ड होता है, जबकि अमेरिकन मॉडल में जो रिवॉर्ड सिस्टम है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। जापानीज एनवायरनमेंट में कोशिश की जाती है कि यू गो फॉर सेविंग फेस, जबकि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो नॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो है फिक्सिंग ब्लेम। व्हाई? बिकॉज Japanese environment is more paternalistic and American environment is more individualistic. Okay, तो ये एक बड़ा तजाद पाया जाता है लीडरशिप स्टाइल के अंदर भी, फॉलोअर्स की ओरिएंटेशन के अंदर भी, जापानीज एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव में। ओके, और जब हम ये जापानीज एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जापानीज एंड अमेरिकन पर्सपेक्टिव में वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग अपॉन जापान एंड अमेरिका। हमारा जो मोटिव होता है वो ईस्ट एंड वेस्ट के कंपैरिजन को देखने का वो होता है। तो देयरफॉर व्हाट दे डिड, जो थ्योरी जी में उन्होंने किया कि दे केम अप विद मोर फ्लेक्सिबल मॉडल्स। ठीक है, दे केम अप विद मोर फ्लेक्सिबल मॉडल्स, और फ्लेक्सिबल मॉडल्स में उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो कलेक्टिव एनवायरनमेंट की पिक कर ली। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग जो होगी वो कंसेंसस बेस्ड ही होगी, लेकिन जो रिवॉर्ड एलोकेशन होगी वो हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर देंगे। ओके, तो अब उन्होंने वो गिव एंड टेक के रूल के तहत कुछ बातें अपनी मनवा ली और कुछ बातें उनकी मान ली। ओके, सो जो आपका जो थ्योरी जी का मॉडल था दैट वाज रादर मोर फ्लेक्सिबल मॉडल, जिसमें के देयर वाज अ मिक्सअप ऑफ थ्योरी ए एंड थ्योरी जे।
ओके डियर, अब हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। गोल सेटिंग थ्योरी को हम देख रहे हैं। इट इज सेड दैट हायर परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड बाय, अब ये कैसे अचीव होगी? दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन setting goals that are specific rather than vague. They are difficult but achievable rather than easy. जिसके लिए आपको मैं बार बार एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं कि चीजों को स्मार्ट फैशन में डिफाइन वो किया करें। सेकेंड, कि आपकी जो गोल्स हैं दे शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड विद फीडबैक रादर देन नो फीडबैक। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप काम कैसा परफॉर्म कर रहे हो और उसके बारे में आपको कस्टमर फीडबैक, आपको सप्लायर फीडबैक, आपको कोलीग्स का फीडबैक, आपको 360 डिग्री फीडबैक वो अवेलेबल वो हो। यहां पर एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि एक इंडिविजुअल की जो शख्सियत है वो एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही होती है। सो अगर आपकी पूरी लाइफ एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट में गुजरी है तो ऑब्वियसली आपकी शख्सियत के अंदर भी कलेक्टिविज्म वुड बी प्रीडोमिनेंटली इनकॉर्पोरेटेड। इसी तरह अगर आपकी पूरी जिंदगी इंडिविजुअलिस्टिक एनवायरनमेंट में गुजरी है तो ऑब्वियसली जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट होगा वो आपकी पर्सनैलिटी में छलक रहा होगा। नो डाउट आपके जो इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो इनबॉर्न ट्रेट्स हैं वो प्रिवेल करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। उसके तहत आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, उसके तहत आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, लेकिन द अप्रोच ऑफ कलेक्टिविज्म एंड द अप्रोच ऑफ इंडिविजुअलिज्म ये पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव नहीं है, ये कल्चरल पर्सपेक्टिव है। देयरफॉर हर कल्चर के अंदर हर शख्स वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अपनी पर्सनैलिटी को वो लेकर आता है और उस डेमोन्स्ट्रेशन में उस कल्चर की छाप वो प्रीडोमिनेंटली अवेलेबल वो होती है। इसी तरह इफेक्टिवनेस ऑफ थ्योरी अगर हम देखें गोल सेटिंग पर्सपेक्टिव में तो इट इज सेड कि इफेक्टिवनेस ऑफ थ्योरी डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू गोल, कि आप उस गोल के साथ कितने अपने आप को वाबस्ता समझ रहे हो, एंड ऑब्वियसली आपकी सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी जो है नो डाउट ये आपकी सेल्फ का पार्ट है, ये कल्चर से नहीं आ रहा, ये आपके एनवायरनमेंट से नहीं आ रहा। दैट इज समथिंग व्हिच इज द इनर सिग्नल, ये आपका इनर ट्रिगर है, ये आपका इनर स्टिमुलस है जो आपको इस बात का शऊर देता है कि यस यू कैन डू इट। ओके, ये आपकी इनर ड्राइव है व्हिच इज देयर टू टेल यू दैट यस यू कैन डू इट। ठीक है, तो गोल सेटिंग थ्योरी में अब हमें दो बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक, हमने इफेक्टिवनेस ऑफ गोल सेटिंग को ध्यान में रखना है, और दूसरा हमने ऐसे परफॉर्मेंस टारगेट्स देनी है जो परफॉर्मेंस टारगेट्स जो हैं चैलेंजिंग येट अचीवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, एंड दे शुड बी क्लियर इन देयर पर्सपेक्टिव। अब इस मकसद के लिए अब इस मॉडल को हम जिस तरह हमने पीछे किया कि हम कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में अप्लाई करके भी देखते हैं, तो अब गोल सेटिंग के इस सारी डिबेट को आपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हमारे पास मॉडल है एमबीओ का। ओके, सो द एमबीओ प्रोग्राम्स आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कंपनी वाइड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका स्टेप 1 होगा। उसके बाद गोल्स अलाइंड एट ऑल लेवल्स, जिसमें आप गोल्स को टॉप लेवल कॉर्पोरेट लेवल से टू द बॉटम आप ट्रिकल डाउन करते हुए लाओगे, आप ब्रेकअप करते हुए लाओगे। और बेस्ड ऑन गोल सेटिंग थ्योरी तो एमबीओ का जो पर्सपेक्टिव है उसके बैकएंड के ऊपर जो मॉडल ऑपरेट कर रहा होगा दैट वुड बी द गोल सेटिंग मॉडल जो भी हमने पढ़ा। अब एमबीओ जिसमें कि हमने टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट्स तक लेकर आना इन द फॉर्म ऑफ केपीआईज, ये कैसे इनकॉर्पोरेट होता है इसके कुछ स्टेप्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, तो आप प्रोग्राम दैट एनकम्पासेस स्पेसिफिक गोल्स पार्टिसिपेटिवली सेट, ठीक है, ये एक डायरेक्टिव स्टाइल नहीं होता, ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल में ये गोल सेट किए जाते हैं फॉर एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड। उसके लिए टाइम पीरियड जो है वो स्मार्ट होगा, विद फीडबैक ऑन गोल प्रोग्रेस, और आपको साथ साथ यही बताया जा रहा होगा कि आप किस कदर गोल को अचीव कर चुके हो और कहां कहां पर डेफिशिएंसीज है, और उन डेफिशिएंसीज को साथ ही साथ ओवरकम करने की कोशिश वो भी की जाएगी। सो की एलिमेंट्स जो एमबीओ प्रोग्राम में हम लॉन्च करते हैं, दे आर गोल स्पेसिफिसिटी, कि सबको गोल्स की क्लैरिटी हो, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, सबकी राय उसमें शामिल हो, एन एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड, और सबको पता हो कि हमने कितने अरसे में इस गोल को अचीव करना है, एंड ऑब्वियसली आपको फीडबैक भी प्रोवाइड वो किया जाए। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम कैस्केड करेंगे टू इंडिविजुअल
जॉब असाइनमेंट्स, जिसको हम केपीआईज कहते हैं. सो फॉर दैट मैटर आपके जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी XYZ के, सबसे पहले वो डिफाइन होंगे फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटेजिकली भी और ऑपरेशनली भी. अब जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स कंपनी वाइड असाइन किए, उन ऑब्जेक्टिव्स को आप पोस्ट कर देते हो डिविजनल लेवल पर, और हर डिविजनल लेवल उसके मुताबिक अपनी गोल सेटिंग करता है. जब हर डिविजनल लेवल ने ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट लेवल गोल्स के मुताबिक अपनी गोल सेटिंग कर दी, तो फिर वो गोल्स भेज दिए जाते हैं डिपार्टमेंटल लेवल को, और हर एक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, HR, सेल्स, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल जो SBU लेवल है, जो डिविजनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देखकर अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग वो करते हैं. अब जब हर डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर लिए, जिसको हम KRA का नाम भी देंगे, की रिजल्ट एरियाज, तो उन की रिजल्ट एरियाज को अचीव करने के लिए you would be developing KPIs, की परफॉर्मेंस एरियाज, और उनकी परफॉर्मेंस एरियाज को डिफाइन करने के बाद हर एक की जॉब ड्यूटी में हम असाइन करते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. अब जब तमाम एम्प्लॉइज अपनी जॉब्स में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अचीव कर लेंगे, तो उससे दरअसल अगर आप उनको सम अप करना शुरू करो, तो दरअसल आपके जो कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो अचीव हो रहे होंगे. ओके, सो ऑब्वियसली इस सूरत में ऑब्जेक्टिव्स आर फ्लोइंग डाउन एंड द परफॉर्मेंस विल बी फ्लोइंग अप. लेकिन यहां पे जो स्टाइल ऑफ फ्लो होगा वो सारे का सारा आपका पार्टिसिपेटिव होगा, वो कलेक्टिव होगा. ओके, सो इस तरीके से आप जॉब्स में ऑब्जेक्टिव्स को असाइन करते हो, और दोज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट जस्ट असाइन्ड ब्लाइंडली, उसमें एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन के बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को एलोकेट वो किया जाता है. अब गोल सेटिंग और MBO प्रोसेस के अंदर हम एक पैटर्न को देखते हैं कि MBO में गोल स्पेसिफिसिटी मौजूद है, और गोल सेटिंग मॉडल में भी गोल स्पेसिफिसिटी मौजूद है. गोल डिफिकल्टी MBO में भी होनी चाहिए, और गोल सेटिंग थ्योरी के मुताबिक भी होनी चाहिए. फीडबैक MBO के अंदर भी होना चाहिए, और गोल सेटिंग के मुताबिक भी होना चाहिए. जबकि जो एडिशन है हमारे पास एप्लीकेशन साइड का, जब हम MBO की बात करते हैं, तो वो दैट इज पार्टिसिपेशन. ओके, तो MBO argued more for the participation, जबकि goal setting theory में as far as the theory is concerned, हमारा कोई direct discussion related to the participative style of decision making वो नहीं था. ठीक है, अब इस सारी बात के बावजूद there are couple of instances जब MBO प्रोग्राम फेल हो जाता है. अब हम कुछ रीजंस देखते हैं कि MBO प्रोग्राम फेलियर का शिकार क्यों हुआ. Because of unrealistic expectations about MBO results. ठीक है, MBO is not a magic. ये मैनेजमेंट, हमारे पास मेथड जरूर है गोल्स की एलोकेशन का, टारगेट्स को अचीव करने का, लेकिन आप इसको मैजिक मत समझें. नंबर 2, लैक ऑफ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट, कि टॉप मैनेजमेंट इस सारे प्रोसेस को बाई नहीं करती, टॉप मैनेजमेंट सारे प्रोसेस को जो है वो एग्री नहीं करती. नंबर 3, फेलियर टू एलोकेट रिवॉर्ड प्रॉपरली, कि आपने MBO तो इंस्टॉल कर दिया, आपने कहा फीडबैक भी हम दे रहे हैं, आपने कहा गोल्स भी पार्टिसिपेटिवली सेट किए गए थे, लेकिन उन गोल्स की अचीवमेंट के केस में आपने प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड कंपनसेशन डिसाइड नहीं किए, तो वहां पर आपका MBO प्रोग्राम फेल हो जाएगा. Another important factor would be cultural incompatibilities, कि बाज़ औक़ात कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी, अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की हम बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी एम्प्लॉइज की उस तरीके से ओरिएंटेशन ही नहीं हुई होती जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि दे वुड बी परफॉर्मिंग एंड दे वुड बी गेटिंग द रिजल्ट्स. तो कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द पर्सनैलिटीज की वजह से भी, जिसको आप पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट का नाम देते हो, उस वजह से भी MBO प्रोग्राम्स फेल कर जाते हैं. ओके, तो अब हमने कल्चरल मैनिफेस्टेशंस को भी देखना है, हमने तमाम टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर्ली रिवॉर्ड भी एलोकेट करने हैं, हमने कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट को भी लेकर आना है, और हमने अनरियलिस्टिक मैजिकल एक्सपेक्टेशंस MBO प्रोग्राम के साथ वो वाबस्ता नहीं भी करनी. आपको कई लेवल्स के ऊपर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स को भी यूज वो करना पड़ेगा. राइट, सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से MBO प्रोग्राम्स फेल हो जाते हैं. यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है. इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे at 2:05.